डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेम हिस्ट्री लेसन आपका फोर्थ वीडियो सेकंड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बारे में पढ़ा था। इस बार हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोहम्मद गोरी का जीवन, उसके आक्रमणों के उद्देश्य और उसके प्रमुख आक्रमण। तो जो गोरी था, इसके बारे में हम डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में सेल्जुक नाम से एक अन्य साम्राज्य का उदय हुआ। सेल्जुक खुरासान पर अधिकार को लेकर सेल्जुकों तथा महमूद के उत्तराधिकारियों में संघर्ष शुरू हो जाता है। इस तरह से गजनी कमजोर हो जाता है। गजनी जो राजधानी होती है वो कमजोर हो जाती है और उनका अधिकार गजनी और पंजाब तक रह गया। इसी बीच गजनी तथा हिरात प्रदेशों के मध्य गौर नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य उभरता है। गौर नामक जो है स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य जो है उभरता है। मोहम्मद गोरी इसी राज्य से संबंध रखता था। उसके पूर्वज तुर्क थे जो ईरान में रहने लगे थे। पूर्वज तुर्क थे। गजनी के कमजोर होने की अवस्था में 1155 ईस्वी में गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर अधिकार करके उसको पूरी तरह लूटा और जलाकर राख कर दिया। मोहम्मद गोरी के भाई गयासुद्दीन ने 1173 में इस वंश का अंत करके अधिकार स्थापित कर लिया और छोटे भाई को गजनी का शासक बना दिया। तो इस तरह से शासक बनता है। दोनों भाइयों में आपस में अत्यधिक तालमेल था। साम्राज्य के गौरव को इन्होंने बढ़ाया। गोरी ने गजनी का शासक बनने पर 1173 में आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे भारत के ऊपर। भारत की राजनीतिक स्थिति में गजनवी के आक्रमण के समय की स्थिति में अधिक अंतर नहीं आया था। वैसे ही आपस में फूट थी। साम्राज्य कमजोर थे, राज्य कमजोर थे। पंजाब में खुसरो मलिक का राज्य था तथा दिल्ली में चौहान वंश। खुसरो पंजाब में और दिल्ली में चौहान, ये शक्तियां उस समय शासन कर रही थी। गोरी अपने राज्य स्थापित करने में सफल रहा। भारत में अपने साम्राज्य का प्रसार चाहता था वो, और गौर साम्राज्य की रक्षा भी चाहता था भी, उसका साम्राज्य भी ना हिले। और साथ ही इस्लाम प्रसार भी उसका उद्देश्य था। इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, ये करके वो कट्टर जो मुसलमान थे उनका समर्थन प्राप्त करना चाह रहा था कि मैंने देखो इतने लोग मुसलमान बनाए इतना। और साथ ही उसका उद्देश्य धन प्राप्त करना भी था। ये उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम। इस्लाम, धन वही और राजनीतिक प्रसार, तीनों उद्देश्य वही। आगे जो पिछली बार पढ़े थे हमने, राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य। सैनिक साजो सामान इससे ये धन से प्राप्त कर सकता था, वही सेना बड़ी करना। और मध्य एशिया में जो है वो राज करना चाहता था, मजबूत बनाना चाहता था कुल मिला के इस धन को प्राप्त करके वो। तो ये हमने उद्देश्य पढ़े गोरी के जीवन के बारे में, कैसे राज्य स्थापित हुआ, ये कुछ एक बेसिक हमने पढ़ा कुल मिलाकर। ये डिटेल में भी अगर आ जाता है उद्देश्य है तो आप लिख देना। पिछली पॉइंट में हमने पढ़ा था, इनको विस्तार दिया जा सकता है। ऐसा ना सोचें कि एक लाइन में ही लिख दिया तो पूरा हो जाता है। प्रमुख आक्रमण, कई आक्रमण किए उसने। पंजाब पहले ही गजनी का भाग था। उसे भारत में बढ़ने के लिए प्रेरणा यहीं से प्राप्त हुई। सेनापतियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके जो सेनापति थे वो कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खलजी, ताजुद्दीन यलदौज और नासरुद्दीन कुबाचा। चारों ही मेहनती और विशेष अनुभवी जो है ना सेनापति थे ये। आप देख लें, नाम याद कर लें, कई बार नाम आएगा इनका। तो पहला आक्रमण जो था वो था मुल्तान तथा सिंध के ऊपर। यहाँ पर थे तो मुस्लिम शासक ही, लेकिन वो थे करमाथी।
1175 में अधिकार यहाँ पर कर लिया जाता है इनके द्वारा तथा अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसके बाद उसने ऊपरी सिंध में ऊंच के किले पर कब्जा करने का प्रयास किया। यहाँ पर यह कहानी बताई जाती है कि राजपूत राजा की पत्नी गौरी के षड्यंत्र में शामिल हो गई, जिसके अनुसार उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला और किला आक्रमणकारियों के हवाले कर दिया, लेकिन इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करते। ऊंच पर भट्टी राजपूतों का अधिकार ही नहीं था, वहाँ कोई मुस्लिम शासक जो है राज्य करते थे। तो कहानी है, इतिहास में कुछ मतलब कहीं तथ्य इसमें पूर्ण नहीं मिले होंगे। तो 1182 में जो अधिकार थोड़ा अधूरा रह गया था, पुनः आक्रमण किया उसने और सुमरा नामक शासन को अधीनता के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया सिंध में। अनिलवाड़ा में हार। अनिलवाड़ा जो है आपका उत्तरी पश्चिमी सीमांत से पंजाब के मार्ग से ही होता रहा है भारी आक्रमण आमतौर पे, परंतु दूसरा जो अभियान है वो पंजाब की ओर से न होकर कहाँ से हुआ, गुजरात की ओर से होता है। गुजरात, अनिलवाड़ा गुजरात में है। 1178 में उसने दूसरा आक्रमण राजपूताना के रेगिस्तान को पार कर गुजरात पर किया। उस समय वहाँ शासक थे मूलराज द्वितीय, कुछ लोग कहते हैं भीम द्वितीय का शासन था, भीमदेव का शासन था। ने आबू पर्वत के समीप गौरी को पराजित कर दिया, प्राण बचाकर भागा। गलती नहीं दोहराई दोबारा उसने जब तक कि वो शासक रहा। उसने महसूस किया कि भारत पर आक्रमण का आधार जो है पंजाब को ही बनाया जाना ठीक है। पंजाब पर अधिकार। पंजाब पर अभी भी गजनवी के उत्तराधिकारियों का अधिकार था। पंजाब पर अधिकार सामरिक मतलब युद्ध की दृष्टि तथा गौरी की अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक था। इससे पूर्व गौरी शासकों ने पेशावर पर अधिकार कर लिया था। पंजाब के मार्ग से भारत के मध्य मार्गों पर आक्रमण की योजना बनाता है, पहले पंजाब में और फिर मध्य भारत में। स्वयं लाहौर के लिए आगे बढ़ता है। इस समय पंजाब के शासक खुसरो मलिक ने विरोध करने की बजाय उपहार भेज दिए और बंधक के रूप में अपने पुत्र गौरी के पास भेजा। गौरी का उत्साह बढ़ जाता है। इसके बाद 1185 में उसने पंजाब पर पुनः हमला किया, ग्रामीण इलाका लूटा तथा सियालकोट के किले को अधिकार में ले लिया। किले की मरम्मत कराई, सेनाओं को रखा। खुसरो मलिक ने गौरी के इरादों को भांपते हुए खोकर जाटों के साथ संधि कर सियालकोट को घेर लिया, परंतु गौरी की सेना ने वापस धकेल दिया। गौरी ने अपने आक्रमण अभियान को आगे बढ़ाकर लाहौर को घेर लिया। षड्यंत्र का सहारा लेकर जब उसको दिखा कि अधिकार वो पूरी तरह से नहीं रख पाएगा, तो उसने बातचीत के लिए खुसरो को आमंत्रित किया और बंदी बनाकर गर्जिस्तान भेज दिया और वहां पर आखिर में उसको मार डाल दिया जाता है। इस प्रकार गौरी का मुल्तान, सिंध, लाहौर तथा सियालकोट पर अधिकार हो जाता है और उसकी सीमाएं अब चौहान शासकों की सीमाएं से टकराने लगी, जो तुर्क आक्रमणकारियों को संभवतः बेहतर तरीके से समझते थे। पृथ्वीराज चौहान भी गुजरात के शासक भीम द्वितीय के हाथों पराजित होने के बाद पंजाब व गंगा घाटी में विस्तार के लिए प्रयत्नशील था। तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि अब जब पंजाब को जीत लिया जाता है तो सीमाएं जो है चौहान राज्य की भिड़ जाती है और चौहान भी जो है भीम द्वितीय मूलराज से हारते हैं। तो सभी अपने साम्राज्य का विस्तार करने की दौड़ में थे, चाहे वो भारतीय लोग हों और चाहे विदेशी लोग हों। तो चलो हम अपनी उत्तरायण की पहली लड़ाई जो हुई उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें गौरी की पराजय हो जाती है। ये 1191 में हुई। अजमेर दिल्ली का जो शासक है वो था पृथ्वीराज चौहान थे, जिसका अन्य राजपूत शासकों से संघर्ष चलता रहता था, परंतु वह पंजाब की घटनाओं से अनजान नहीं था। उसने आसी तथा बठिंडा के किलों पर अधिकार कर लिया। आसी, बठिंडा
अधिकार कर लिया। गौरी ने आखिर में 1179 में बठिंडा के किले पर आक्रमण कर उसको घेर लिया। राजपूत सेनाओं की हार हुई, आत्मसमर्पण कर दिया। जियाउद्दीन को यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर वह वापस जा रहा था। इसी मध्य चौहान ने सेनाओं से पुनः इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया, प्रस्थान किया। राजपूत शासकों ने भी काफ़ी सहायता भेजी। यद्यपि कन्नौज के जयचंद से समझौता नहीं हुआ क्योंकि इससे इसका झगड़ा ज़्यादा था, निजी झगड़े थे। पृथ्वीराज की सेनाओं में ऐसा बताया जाता है कि 2 लाख घुड़सवार 30,000 हाथी थे। 2 लाख घुड़सवार 30,000 हाथी, बड़े सेना थी। हालांकि ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। थानेसर के समीप, थानेसर कुरुक्षेत्र का इलाका और उसके समीप तराइन, थानेसर कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में तराइन, तरावड़ी जिसको बोलते हैं हम, इस स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध होता है। युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरी की पूरी तरह हार हुई, घायल हो गया। एक खिलजी सैनिक ने गौरी की सहायता की, रण क्षेत्र से दूर ले गया। आखिर में पृथ्वीराज ने बठिंडा को जो है कठिनाई से ही सही अधिकार में ले लिया। भयंकर पराजय ये मोहम्मद गोरी की हुई। इससे पूर्व किसी तुर्क आक्रमणकारी को ऐसी पराजय नहीं मिली थी। फिर दूसरी लड़ाई होती 1192 में। गौरी की यह दूसरी हार थी। सहन नहीं कर पा रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। तो गजनी वापस पहुंचने पर वह चैन की नींद नहीं सो उसका आगामी युद्ध की उसने तैयारी आरंभ कर दी। 2 साल भर की तैयारी के बाद लगभग 1,20,000 घोड़े ये ले लेता है, घुड़सवार ले लेता है। पुनः आक्रमण के लिए वो चलता है। लाहौर पहुंचकर उसने पृथ्वीराज के पास राजदूत भेजा और अधीनता का प्रस्ताव भेजता है कि अधीनता स्वीकार कर लें। पृथ्वीराज को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। वह तुरंत बठिंडा की ओर बढ़ा तथा अपने भाई से सहायता मांगी। पृथ्वीराज की संयुक्त सेना जो है काफ़ी बड़ी थी। अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, 5 भागों में विभक्त किया। मिन्हाज कुछ कहेगा। मिन्हाज कहता है कि अल्लाह की कृपा से इस प्रकार हमें विजय प्राप्त हुई। राजपूत सेना हालांकि बहादुरी से लड़ी, परंतु गौरी की रणनीति सफल रही। युद्ध के दिन दोपहर बाद गौरी ने अपनी सुरक्षित सेनाओं को युद्ध में उतार दिया। वो भारी पड़े। गोविंद मारा गया जो पृथ्वीराज का भाई था। मैदान छोड़कर जब उस निकलने का प्रयास किया और उतरकर युद्ध करने लगा, परंतु सरस्वती के समीप पकड़ दिया गया। ऐसा कुछ लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं। और इस तरह से निर्णायक जीत जो है गौरी की हो जाती है। तुर्क सेना ने आगे बढ़कर हांसी, समाना, सिरसा, जो जितने भी इलाके थे इन पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तराइन का दूसरा युद्ध अनेक दृष्टिकोणों से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यहीं से तुर्क राज्य की नींव पड़ती है। अगर लड़ाई नहीं जीतते तो इतिहास कुछ और ही होता। चौहानों की शक्ति को भारी आघात लगा, दोबारा वो उठ नहीं पाए। जब गजनी गौरी वापस लौट गया तो विजय क्षेत्र जो थे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपना सिपह सलार या गवर्नर जो है नियुक्त किया। श्रीवास्तव ने युद्ध का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी घटना थी। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय निश्चित हो गई। किसने लिखा? श्रीवास्तव ने लिखा कि ये एक कैसी घटना थी, युग परिवर्तनकारी, युग परिवर्तनकारी घटना थी। ध्यान रखें इसको। फिर ऐबक द्वारा बुलंदशहर, मेरठ आदि प्राप्त कर लिए जाते हैं। जो गजनी वापस चला जाता है तो ऐबक संभालता है। चौहानों द्वारा बगावत हो जाती है जब गौरी वापस चला जाता है।
वो बगावत दबा देता है। ढोर राजपूत को धोखे से हटाकर कब्जा कर लेता है बुलंदशहर पर। मेरठ पर भी अधिकार करके वहाँ तुर्कों की छावनी स्थापित करता है, मेरठ कैंट जैसे। उसने तोमर शासक दिल्ली को छीन लिया 1193 में। ये काम वो करता है, इनको आप थोड़ा डिटेल में अपने आप पढ़ेंगे। कन्नौज तथा बनारस में 1194 में कन्नौज का शासक हालांकि इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, जयचंद। आज तक मीर जाफर और जयचंद के नाम देशद्रोही नामों में गिनाए जाते हैं, हम सुनते हैं, जिसका वर्णन चंद्रबरदाई ने किया है। पुरानी शत्रुता जो है चौहान शासक में और इसमें थी, इस कारण से इसने सहायता नहीं की थी। जब 1194 में इस पर आक्रमण हुआ तो यमुना नदी के किनारे कन्नौज तथा इटवावा के मध्य छंदवाड़ जगह पर युद्ध होता है। शक्तिशाली शासकों में गिना जाता था। भीषण युद्ध होता है। बताया जाता है कि जयचंद जीतने ही वाला था तभी उसकी आंख में एक तीर लग जाता है और वो मारा जाता है। मरते ही सेना के पांव उखड़ जाते हैं। छंदवाड़ की सेना की विजय ने भी गौरी की प्रतिष्ठा से साम्राज्य को बढ़ाया। इसके बाद गौरी बनारस पर आक्रमण करके अचानक बढ़ा। बनारस हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल था, उसको भी उसने तहस नहस किया, लूटा, मंदिरों को तोड़ा, खजाना प्राप्त हुआ, गजनी लेकर चला गया। फिर ग्वालियर पर आक्रमण होता है 1195-96 में। सबसे पहले भट्टी राजपूत शासक की राजधानी बयाना पर आक्रमण करता है ये। कुमारपाल वहां का शासक होता है, वो आत्मसमर्पण कर देता है और इस राज्य में तुर्की सेनाएं रखी जाती हैं किलों पर। गौरी ने ग्वालियर को घेर लिया। एक प्रसिद्ध किला था जिसे आसानी से नहीं जीता जा सकता था। ग्वालियर के शासक सुलक्षण पाल से वादा किया जाता है कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो वह घेरा समाप्त कर देगा। गौरी ग्वालियर से दूर उठ गया, परंतु उसने वायदा तोड़कर सेना नायक तुगरिल को आदेश दिया कि किला जीत ले, मतलब वही धोखा देने वाला इनका काम। 1 वर्ष 6 माह तक इनको संघर्ष जारी रखा। आखिर में ये कामयाब हो जाते हैं इस पर भी अधिकार करने में। पुनः अनिलवाड़ा और कालिंजर को पढ़ेंगे हम। तो जब गजनी वापस चला गया गौरी, तो ऐबक ने राजस्थान में हुई बगावतों का दमन किया, साम्राज्य का विस्तार भी किया। अनिलवाड़ा प्रमुख विजय है उसकी। पहले हम अनिलवाड़ा को पढ़ेंगे, जहाँ पर गौरी खुद हार गया था। 1197 में अधिकार हो जाता है यहाँ पर अनिलवाड़ा में इसका। दूसरी जो मुख्य सफलता है वो है बुंदेलखंड के चंदेल शासक के अभियान जो है चलाया इसने। परमाल देव को हराया और कालिंजर का जो दुर्ग था उसको कब्जे में ले लिया। मंदिरों को तोड़ा, लूट मारी, तो इनका एक काम था। और इस विजय पर गौरी खूब खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने गजनी बुलाकर ऐबक को सम्मानित भी किया इस सारे काम के लिए। फिर बंगाल और बिहार की विजय की बात करें तो उत्तरी भारत की तुलना में पूर्वी भारत पर तुर्कों का अधिकार आसानी से हो गया, क्योंकि जब तक इनके जीत के और साम्राज्य के उत्साह के जो है डंके बज रहे थे। गौरी के बनारस पार के क्षेत्रों पर बख्तियार खिलजी को निपट गया। पूर्व में मतलब बख्तियार खिलजी जो है साम्राज्य देखेगा। उसने बिहार पर आक्रमण कर दिया। पहले हम बिहार को देखेंगे। बिना विरोध के कब्जा हो गया बिहार में। तो उसने नालंदा विक्रमशिला को ध्वंस कर डाला, नष्ट नाबूद कर डाला। मठों पर हमले कर दिए गए, लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। यहाँ से बख्तियार और उसके साथी काफ़ी संपत्ति ले गए। फिर बंगाल पर आक्रमण होता है। बंगाल जो है व्यापार संपन्न इलाका था।
लक्ष्मण सेन यहाँ पर राज्य कर रहा था। अपनी सेनाओं को पीछे छोड़कर बख्तियार चोरी से 18 सैनिकों के साथ घोड़ों के व्यापारी के रूप में नदियाँ मतलब बंगाल की राजधानी में प्रवेश कर गया। घोड़ों का व्यापारियों का आना आम बात थी। महल तक पहुंचने के बाद बख्तियार ने अचानक लक्ष्मण सेन पर हमला किया। लक्ष्मण सेन घबरा कर भाग खड़ा हुआ और सोनार गांव पहुंचकर उसने शरण ली। इस तरह से महल पर कब्जा हो जाता है और अब उसने लखनौती को बंगाल की राजधानी बनाया, किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो ये इस तरह से घटनाक्रम घटता है। फिर है खोखरों का दमन। ख्वारिज्म 1205 में, ख्वारिज्म ईरान में एक जगह है, वहाँ पर के शासक ने गोरी को परास्त किया। इसी मध्य पंजाब में खोखरों का जो है विद्रोह शुरू हो जाता है, बगावत हो जाती है। गोरी ने अक्टूबर में जो है प्रण लिया कि अक्टूबर में जो है इसको दबा देंगे। ऐबक से सहायता मांगी कि ऐबक तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर जो है इनको सफाया करते हैं। सफलता प्राप्त की। बड़ी संख्या में खोखरों को मौत के घाट उतार दिया गया। 15 मार्च 1206 को कुछ खोखरों ने जो है धम्यक स्थान पर उसकी हत्या कर दी, गोरी की। तो इस तरह से ये हमने देखा कि 1175 से लेकर 1206 के मध्य अनेक आक्रमण जो है गोरी करता है। कैसे कुछ में उसको हार मिली, कुछ में जीत मिली, कैसे उसके वफादार और योग्य सेनापति जो है या योग्य गवर्नर जो है साम्राज्य को विस्तार करते हैं। इनमें ऐबक और बख्तियार खिलजी का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, मुख्य रूप से। तो एल श्रीवास्तव ने उसे भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा है। किसने कहा? एल श्रीवास्तव ने। ये भी आप याद कर लें। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को देखा कि उसने कहाँ कहाँ पर किस किस समय पे आक्रमण किए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन तुर्कों को ऐसी इतनी जल्दी सफलता कैसे मिल जाती थी।